नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। गुरबचन नामक ये आदमी नंबरी बदमाश था। वो पैनी निगाहों से मुझे घूर रहा था। अचानक मैं झूमता हुआ उसकी तरफ पलटा और मैंने पान की पीक बड़े अभिनय से उसकी कोट पर थूक दी। फिर मैं बोला, होता क्या है बे पंडित के चमचे, आंखें निकाल कर तेरे सारी वचन के हाथ में रख दूंगा। वो बुरी तरह चौंक पड़ा। वही नहीं बल्कि पान वाले के हाथ भी रुक गए। उसके चेहरे पर एकदम तनाव आया और क्रोध से उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। पान वाला मुझे इस प्रकार देख रहा था जैसे एक व्यक्ति उस बकरे को देखता है जिसे कसाई काटने जा रहा हो। उससे पश्चाताप हो रहा था कि मैंने नशे में क्या कह डाला। रहने दो गुरु, साला नशे में। पान वाले ने गुरबचन को रोकना चाहा। मैं इस हरामजादे को जानता हूं, इसका नशा अभी उतारे देता हूं। उसने लपक कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लेकिन नशे में कौन बेवकूफ था, मैं तो पूरी तरह तैयार था। उसका गिरेबान पकड़ना ही था कि सबसे पहले मैंने उसकी सिगरेट उसकी मूंछ पर लगा दी। बड़ी जोर से मुंह मलकर उसने चांटा रसीद करना चाहा, लेकिन मैंने सिर झुकाकर तनाक से एक टक्कर उसके मुंह पर दे मारी। वो पीछे को लड़खड़ाया और ये टक्कर उसके मुंह पर इतनी जबरदस्त पड़ी थी कि उसकी नाक से खून बह निकला। पान वाला आश्चर्य से मेरी फुर्ती को देख रहा था। गुरबचन मेरे प्रति इतना सावधान नहीं था, और जब तक वो सावधान होता मैंने उस पर बेतहाशा मुक्के बरसा दिए थे। मुक्कों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अंधों की तरह दोनों हाथ चलाता हुआ बेंच पर लेट गया। इससे पहले कि लोग वहां एकत्रित होते, मैंने अंदर की जेब से चमचमाता हुआ छुरा निकाल लिया जिसकी मूठ हाथी दांत की थी। वो छुरा मैंने बहुत पहले शौकिया खरीदा था, पर उसका प्रयोग कभी नहीं किया। इस छुरे पर मेरा नाम भी खुदा हुआ था। साले, तेरी जगह तेरा मालिक हरभजन होता तो बाय गॉड उसे यही कत्ल कर देता। जा चमचे, तुझे छोड़ रहा हूं। तेरे मालिक से बदला लेना है, तुझसे नहीं। तू तो किराए का गुलाम है। बता देना पंडित हरिभजन को, ये छुरा एक दिन उसके पेट में पहुंचने वाला है। मैं उसे कायरों की तरह नहीं, ललकार के कत्ल करूंगा। हराम के जने ने मेरा जीवन बर्बाद किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं यहां उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन गुस्सा तुझ पर निकल आया। इतना कहकर मैंने उस पर थूक दिया और सरपट वहां से भाग निकला, क्योंकि वहां धीरे धीरे लोग जमा हो रहे थे। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, परंतु झगड़ा सबने देख लिया था। मेरी बात उन्होंने सुनी होगी और कुछ क्षणों में ही यह खबर पंडित हरिभजन तक पहुंच जाएगी। वो फौरन पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा देगा। लेकिन मैं हर बात के लिए तैयार था। मैंने एक और फ्लैट किराए पर ले लिया था। अपनी पुरानी कोठी पर मुझे जाना नहीं था। आगे मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं जंप मारकर उस पर सवार हुआ और वहां से 9 तो 11 हो गया। आगे चलकर अदालत में इस झगड़े की गवाही महत्वपूर्ण होगी। 3 दिन तक खामोश रहने के बाद मैंने फिर से सरगर्मियां तेज कर दी और एक और पब्लिक प्लेस पर हरिभजन पर छुरा भोंकने का असफल वार करके भाग निकला। वहां भी मैंने उसी प्रकार की धमकियां दी। मैं अपनी ये गतिविधियां ऐसे स्थानों पर किया करता जहां मेरे पकड़े जाने का खतरा ना हो, क्योंकि उसकी हत्या से पहले मैं बिल्कुल भी पुलिस के चक्कर में नहीं आना चाहता था। ये बातें अखबार में छपी, साथ ही मेरा नाम जोड़ा गया। पुलिस मुझे तलाश करने लगी। कुल मिलाकर योजना में 20 दिन लगे, और जब मैंने योजना की अच्छी प्रकार जांच कर ली तो अगले 15 दिन तक मैंने कोई हरकत नहीं की, ताकि हरिभजन ये सोच ले कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ और मेरी तरफ से खतरा नहीं रहा, क्योंकि सावधान रहने पर उसे कत्ल कर देना आसान नहीं था। योजना के अनुसार उसका कत्ल होना था वीना कपूर के फ्लैट पर। असली खेल तो तब शुरू होगा जब पंडित हरिभजन की लाश पुलिस को प्राप्त होगी। जिस आदमी का खतरे और जोखिम से पाला न पड़ा,
उनका भी जीना क्या जीना हुआ। वो घटनाएं ही ऐसी थी जो मुझे खतरे में डालने के लिए पुलिस को तैयार कर रही थी। मैं जानता था पुलिस को मेरे पीछे पीछे होना है और मुझे उनसे आंख में चोली खेलनी है, और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अब मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार था जब पंडित हरिभजन का कत्ल होना था। तारीखें खिसक रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब हरिभजन का जीवन कुछ ही घंटों के लिए शेष रह गया था। वो घटनाएं कुछ इस प्रकार घटी। इसमें पुलिस ने जिस प्रकार जांच पड़ताल की, उसकी प्रत्येक खबर मुझे बराबर मिलती रही। जो कुछ घटा वो इस प्रकार था। दिनांक 20 फरवरी, वो विलक्षण रात जब एक साया वीना कपूर के फ्लैट के सामने वृक्ष की आड़ में छिपा खड़ा था। वो साया उस समय आड़ से बाहर निकला जब वीना कपूर जल्दी में वहां से रवाना हो गई थी। साया आगे बढ़ा और कुछ मिनट बाद ही फ्लैट की डोर बेल बजा रहा था। 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। वीना कपूर की नौकरानी ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो विचित्र सा ओवरकोट पहने था। उसने चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ था। इससे पहले कि नौकरानी उससे कुछ पूछती, उसका हाथ बिजली की तेजी से लपका और शैतान की तरह उसने नौकरानी का मुंह दबोच लिया। उसी तेजी के साथ वो अंदर घुसा। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया। उसने ओवरकोट के भीतर दूसरा हाथ डाला, फिर विलंब किए बिना लोहे का छोटा सा डंडा निकाल कर नौकरानी के सर पर दे मारा। जितनी तेजी के साथ वो घटनाएं घटी, उतनी जल्दी ना तो नौकरानी संभल सकती थी न चीख सकती थी। भय के मारे उसकी पहले ही आधी जान निकल गई थी। प्रहार ने उसे चेतना शून्य कर दिया। ओवरकोट वाला उसे अंदर घसीट कर ले गया, उसे एक कमरे में डाल दिया और कमरा बंद कर दिया। ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 9:30 हुए थे। उसने बत्तियां जल्दी छोड़ दी ताकि ऐसा लगे जैसे अंदर सभी जाग रहे हैं। उसके बाद वो वीना कपूर के बेडरूम में पहुंचा। इस कमरे की खिड़की के पास पहुंचकर उसने कुछ देर के लिए बाहर का निरीक्षण किया, फिर फ्रिज खोल दिया। फ्रिज से उसने एक बियर की बोतल निकाली और मेज की तरफ बढ़ गया। इस बोतल में पानी भरा था। उसने बोतल का पानी बाथरूम में गिरा दिया। फिर वो वापस बेडरूम में आ गया। बोतल उसने मेज पर रख दी। उसने ऊंची आवाज में रेडियोग्राम बजाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद ही डोर बेल बजी, परंतु रेडियोग्राम की ध्वनि में डोर बेल कौन सुनता। उसने खिड़की का मामूली सा पर्दा हटाकर बाहर झांका और एक क्षण बाद ही वो भारी पर्दे की आड़ में हो गया। बेल बजाने वाला निसंकोच द्वार खोलकर अंदर आ गया। वो सीधा वीना कपूर के बेडरूम में पहुंचा। सबसे पहले उसने रेडियोग्राम की आवाज कम की। इसके बाद दाएं बाएं देखा। बाथरूम में शावर चल रहा था, इसलिए वो इत्मीनान से बैठ गया। वो व्यक्ति पंडित हरिभजन के अलावा कोई नहीं था। पर्दे की तरफ उसकी पीठ थी। ओवरकोट वाला पर्दे की आड़ से धीरे धीरे निकला। एक क्षण बाद ही खट के साथ पूरे कमरे में अंधकार फैल गया। बाहर टहल रहे दोनों बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, यहां अंधेरा क्यों हो रहा है? दूसरा मुस्कुराकर बोला, कभी ना कभी तो होना ही था। उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझकर दूसरा गुनगुनाने लगा किसी फिल्म का प्रेम गीत। लेकिन अभी वो एक ही लाइन बुदबुदा पाया था कि सासा फ्लैट में भयानक चीख गूंजी। फिर ऐसी डूबती आवाज, भयप्रद आवाज जैसे किसी का गला काटा जा रहा हो। दोनों ही चौंक पड़े। ये चीख निश्चय ही वीना कपूर के बेडरूम से आई थी और पंडित हरिभजन की थी। वो दोनों अपने मालिक के वफादार कुत्ते थे। कुछ न कुछ गड़बड़ थी। वो फ्लैट के डोर की तरफ लपके। ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। इस चीख के कारण आसपास के फ्लैटों की खिड़कियां खुल गई थी। वो डोर पर पहुंचे ही थे कि बालकनी से कोई भद्द के साथ नीचे कूदा। वो ओवरकोट पहने था, उसके हाथ में छुरा था। दोनों एकदम पलटे। वो रमेश वर्मा है, एक चीखा। तू अंदर देख, मैं इसे पकड़ता हूं। बहुत से लोगों ने ओवरकोट वाले को भागते देखा। हरिभजन का गुरका उसके पीछे भाग रहा था। दूसरा अंदर जाने से हिचकिचा रहा था।
पर वो दरवाजे से हटा नहीं। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।